हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के ऊपर। तो जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी हमारे एल्केन हैं, जैसे मीथेन हो गया आपका, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो पहले 4 कार्बन है, C1 से लेके C4 तक, वो हमारे क्या हैं बेटा, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर इन गैसियस। उसके बाद नेक्स्ट 13 जो कार्बन है, यानी अप टू C17, जो हमारे वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और ऑनवर्ड 17 जो होते हैं वैक्सी सॉलिड होते हैं। यहाँ पे प्योर सॉलिड नहीं होते हैं, जैसे हमारा लोहा हो गया हार्ड, इतना उतने हार्ड नहीं होते, वैक्सी। जैसे मोम होती है आपकी, है ना, वैक्स जिसे हम बोलते हैं। तो वैक्सी सॉलिड ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन नेचर होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम इसकी करेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आते ही मैं हमेशा एक पॉइंट कहता हूँ कि आपके दिमाग में तुरंत एक वर्ड आ जाना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट आते ही, क्या? इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। तो जब हमारा एल्केन की बात आती है तो एल्केन में आपको पता है कोई फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। और नॉन पोलर वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल। और जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं बेटा, आपको याद रखना चाहिए कि वंडरवाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड सरफेस एरिया। इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोलिकुलर मास एंड सरफेस एरिया, इसको नोट कर लीजिए। ये जो वंडरवाल फोर्सेस है वो मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मोलिकुलर मास बढ़ रहा है या सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी। और वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझनी है। कहने का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। कोई पूछे इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन पे जब मैं जा रहा हूँ तो साइज बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, इनका मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। तो वंडरवाल फोर्सेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा प्रोपेन का, देन इथेन, इथेन का ज़्यादा होगा इथेन। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जनरली जो टीचर एग्जाम पर्पज से अगर हम बात करें, आपके पेपर में क्वेश्चन डालता है, वो कहेगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर ऑफ C4H10। C4H10 के आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो दो काम दे दिए, एक तो कह रहा है इसका आइसोमर बनाओ, दूसरा कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो आइसोमर पहले तो इसके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। दूसरा क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH3। अब ये बन गई। अब अगर हम बात करें बेटा कि इसका जो मोलिकुलर मास है वो तो फिक्स है, इसका और इसका दोनों का। तो वन डर वाल फोर्सेस अब केवल किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सरफेस एरिया, क्योंकि मोलिकुलर मास तो सेम है। और अगर हम बात करें आइसोमर जब हमने बनाया तो ब्रांचिंग करने से हुआ क्या, सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज। तो आपको एक रूल याद करना है क्या, विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वंडरवाल फोर्सेस क्या हो जाएंगे बेटा, बोलो, डिक्रीजेस। और वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कोई कहे, पहले का नाम अगर हम बात करें तो हमें पता है क्या है ये, एन ब्यूटेन। और दूसरा हमारा क्या है, आइसोब्यूटेन। तो कोई कहे एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन कहाँ से लगा दिया हमने, मैंने तुम्हें बता रखा है कि अगर किसी चेन के टर्मिनल साइड पर CH3 आ जाए तो इसे आइसो बोलते हैं। और टोटल कार्बन 4 है, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटेन। तो कई बार नाम दे के भी आता है, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन से क्या है, कम है।
अब थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाएँ और अगले क्वेश्चन का मुझे फटाफट जवाब दे दें। नोट कर लिया इसका? स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। अब आपने थोड़ा-सा खुद दिमाग लगाना है और इसके ऑल पॉसिबल आइसोमर बना दो और मुझे इसके बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बता दो। C5H12 हरी अप खुद करिए। आपने इसके आइसोमर बना लिए होंगे, अब आप आंसर मैच करें कि क्या आपने यही बनाया बेटा। तो सबसे पहला क्या बनेगा? एन पेंटेन। सबसे पहले क्या बन गया? एन पेंटेन। ठीक है। और फिर हमने दूसरा क्या किया? हमने इसकी ब्रांचिंग कर दी। अब एक क्या चल गया? 4 कार्बन की चेन बना दी। तो दूसरा हमारा बन गया आइसोपेंटेन। फिर ब्रांचिंग कर दी 3 कार्बन की, तो हमने क्या कर दिया इसे? अगला इसका जो आइसोमर बन गया वो क्या बन गया? नियोपेंटेन। अगर किसी कंपाउंड के अंदर मैंने आपको बताया था अगर क्वाटर्नरी कार्बन आ जाए तो उसके लिए न्यू वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम है नियोपेंटेन और इसका जो नाम है वो क्या है आपका? आइसोपेंटेन। और इसी को हम सेकेंडरी पेंटेन भी बोल सकते हैं। ये सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनके 3 आइसोमर क्या हो गए? बन गए हमारे। अब कोई कहे बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा है? तो एन पेंटेन का। इसे हम ए बोल दे, इसे बी बोल दे, सी बोल दे। तो कोई कहे बॉइलिंग पॉइंट किसका जाता है? ए का, बी से, बी का, सी से। क्यों? सेम वही लॉजिक आप लिखोगे जो भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा है कि विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेज, दस वंडरवाल फोर्स डिक्रीजेज एंड वंडरवाल फोर्स डिक्रीजेज, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। काफ़ी डिफरेंट टाइप का पैटर्न है इसका मेल्टिंग पॉइंट का। इसलिए मैंने आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डाटा भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है बेटा? कि लाइक बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट बट वेरिएशन इज नॉट रेगुलर। अब वो कह रहे हैं जैसे हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात की कि भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, मगर रेगुलर ट्रेंड नहीं बढ़ रहा है। ज़रा ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है? इसी को अगर मैं ग्राफिकल मेथड से आपको बनाऊं तो यहाँ पे मान लो ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ई का 4, 5, 9, 10। अब आप कहेंगे सर ये कर्व कैसे बना रहे हो आप? तो ध्यान से देखिए बेटा, जब हम 3 से 4 पे जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, तो वैल्यू क्या हो रही है? 85 से 134 पे चलेगी। इंक्रीज कितना ज़्यादा है ये देखिए। मगर जब हम 4 से 5 पे गए तो इंक्रीज क्या है? केवल 3 और 4 7 अप्रोक्सीमेट 9 केल्विन का। मगर जब हम फिर 5 से 6 पे जब गए तो 143 से 178 चला गया। फिर 178 से 182, फिर थोड़ा कम है, फिर क्या हो गया? एकदम ज़्यादा। अब हो क्या रहा है अगर आप ध्यान से देखें कि इवन वाले से जब हम ओड पे जा रहे हैं, सॉरी, ओड से जब हम इवन पे जा रहे हैं तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ओ इवन से जब ओड पे जा रहे हैं तो कम है, फिर इंक्रीज क्या है? ज़्यादा, फिर इंक्रीज क्या है? कम, फिर इंक्रीज क्या है? ज़्यादा, फिर इंक्रीज क्या है? कम। समझ रहे हो मेरी बात? तो इवन में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है, ओड में इंक्रीज क्या है? कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ये हमें समझना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मगर यहाँ पे ट्रेंड डिफरेंट है भाई। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज तो करेगा, मगर इंक्रीज कैसे करेगा? ओड से इवन पे ज़्यादा और इवन से ओड पे कम। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एन ब्यूटेन है, का स्ट्रक्चर ये बनाओगे आप, CH3 CH2 CH2 CH3। फिर मैंने कहा एन पेंटेन, तो उसका स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? ये सारे सी। अच्छा, क्या कोई बच्चा, कई बार कई बच्चे के माइंड में ये भी क्वेश्चन है, सर आप ऐसे घुमा क्यों रहे हो? सीधी बना देते, ऐसे क्यों करते हो? अप डाउन, कोई लॉजिक तो होगा। यस, लॉजिक क्या है कि जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से ये इस तरह चलते हैं। अब हुआ क्या? इवन के अंदर, जो आपको समझने वाला पॉइंट है, इवन के अंदर जो ये दो टर्मिनल अल्काइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। और ओड के अंदर ये जो दो टर्मिनल अल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल ग्रुप हैं, वो दोनों क्या हैं? सेम साइड है।
तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर बेटा क्या करते हैं, ज्योमेट्री को देखते हैं कि जब इनकी क्लोज पैकिंग की जाती है तो जो जितना अच्छी तरह क्लोज पैक्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसमें क्लोज पैकिंग कम होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इवन के अंदर ये दोनों ग्रुप दूर दूर होने की वजह से रिपल्शन कम होती है और इनकी क्लोज पैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इवन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज करता है। ओड में दो बल्कि ग्रुप सेम साइड पे हैं, दो टर्मिनल ग्रुप, तो इनकी पैकिंग उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाती। तो क्या जवाब दोगे आप, एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द ओड नंबर कार्बन एटम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉमनली नोन एज अल्टरनेशन इफेक्ट। ठीक है, मैं इसे रब कर दूं क्या। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। अब सोल्यूबिलिटी क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है जो जैसा है वैसे में घुलेगा। जब भी हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए लाइक डिजोल्व लाइक। अगर पोलर कंपाउंड है तो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। इसी तरह हम अपनी लाइफ के अंदर भी होते हैं। आप एक बार नोट करिए कि आप किन बच्चों को अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, यानी आपके दोस्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं। हम जनरली दोस्त उन्हें ही बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हमसे क्या करती हैं, मैच करते हैं, यानी हमारी कुछ आदतें उसके अंदर भी होती हैं, हम उनको ही अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। तो यही लाइफ का ही फंडा है और यही केमिस्ट्री का ही फंडा है कि कोई भी चीज़ किस में सोल्युबल होगी, जो उसी नेचर का है। यानी पोलर है तो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। आपका जो एल्केन है ये नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर है तो ये किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सोलवेंट में। अब नॉन पोलर सोलवेंट कौन से हैं आपके, CCl4। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, सोलबल होगा, बेंजीन, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर, इन सब में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। बट नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। अल्कोहल में कम डिजोल्व होगा क्योंकि ये क्या है, पोलर हैं। तो ये आपका सोलबिलिटी का रूल बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी का बिल्कुल सिंपल सा रूल है बेटा, हमें डेंसिटी पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। मीथेन से इथेन पे गए, इथेन से प्रोपेन पे गए, तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मगर जो इंक्रीज होगा वो केवल कहाँ तक होगा, 0.8 सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, विच इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर से हमेशा एल्केन की, और इवन जब हम एल्कीन की बात करेंगे वो भी, उनकी डेंसिटी हमेशा वाटर से क्या होती है, कम होती है। तो ये मैंने आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं एल्केन की। आपको कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और कल हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।